नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस वक्त देश के 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया चल रही है। 5 राज्यों में, इन 5 राज्यों में जहां जहां भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वहां से थोड़ा बहुत जो है गर्मा गर्मी, बहसा बहसी, ऐसी तमाम खबरें आती हैं और हर राज्य से आती हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल से जो खबर आई है वो हिला देने वाली है, हिला देने वाली है। यकीन नहीं होता कि पश्चिम बंगाल जो है वहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। यकीन नहीं होता कि वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। आप सोचिए, चुनाव के बीच जब चुनाव का प्रचार चल रहा हो, पॉलिटिकल लोगों पर हमले होते हैं, पॉलिटिकल लोगों पर आरोप लगते हैं, पॉलिटिकल लोगों के बीच तनातनी होती है, समझ में आता है। लेकिन हजारों की भीड़ न्यायिक अधिकारियों को घेर ले, न्यायिक अधिकारियों को घेर ले, बीएलओ दफ्तर को घेर ले, हजारों की भीड़ 6 घंटा 7 घंटा कोई हिल ना पाए और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को फोन करना पड़े, तब जाकर आपके न्यायिक अधिकारियों जो हैं वो जिंदा रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। जब देश के सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो फोन करता है, तब आपने कभी सोचा था कि हिंदुस्तान में इस तरह का चुनाव देखने को मिलेगा? लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है, हो सकता है बहुत लोग हैरान होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन सच बताऊं तो जो लोग बंगाल की पिछले कुछ सालों की जो हिस्ट्री देख रहे हैं, इलेक्शन में जो हिंसा होती रही है चुनाव में, जिस तरह से वहां पर राजनीतिक बयानबाजी होती रही है, अगर आपने उसके ऊपर महीन नजर रखी होगी तो आपको हैरानी नहीं हुई होगी, जैसे मुझे भी कोई हैरानी नहीं हुई जब वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता, सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के नेता खुलेआम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकियां दे रहे हो, मुख्य चुनाव आयुक्त को धमकियां दे रहे हो, अपने विरोधियों को धमकियां दे रहे हो, मुख्यमंत्री सड़क पर निकल करके महिलाओं के बीच जाकर के यह कह रही हो कि आपके घर में कुछ तो होगा, आपकी रसोई में कुछ तो होगा, वो उठा लीजिए, प्रतिकार कीजिए, लड़िए। अगर मुख्यमंत्री ऐसा कह रही हैं, नेता भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की उंगलियां काटने की धमकियां दे रहे हैं, बांग्लादेश का उदाहरण देकर के यह बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसी तरह से जो चुनाव आयुक्त है उनके साथ यहां पर भी होना चाहिए। जब इस तरह की नजीरें जनता के बीच पेश की जा रही हैं तो फिर क्या उसका परिणाम होगा? वही हुआ जो होना था। देश की सर्वोच्च अदालत जो है वो भी हिल गई, न्यायाधीश हिल गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, देश के मुख्य न्यायाधीश को भी मैं कहूंगा और देश की तमाम एजेंसियों को भी मैं कहूंगा कि ये जो कुछ इतने समय से चल रहा था, अगर हम उसको नजरअंदाज करते रहेंगे तो एक दिन उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम यही होगा। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में कौन सी एजेंसी है जिसके अधिकारियों ने जाकर वहां पर शांति से अपना काम कर लिया हो? कौन सी एजेंसी है? ईडी, सीबीआई और इसके अलावा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मानव अधिकार संगठन के जब लोग गए थे उनके भी सर फाड़ दिए गए थे वहां। उस राज्य में हम क्या उम्मीद करेंगे कि चुनाव होगा तो क्या वहां शांति से चुनाव होगा? एसआईआर को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया गया, पहले बंगाल में नहीं, देश भर में जो माहौल बनाया गया, उसका प्रस्फुटन एक दिन इसी तरह से होना था। सवाल यह है कि क्या यह हमको दिख नहीं रहा था? हम सबको दिख रहा था कि यह होने वाला है, लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे थे किस दिन होगा, और एक दिन हो गया। पर अब सवाल यह है, क्या इसको इसी तरह से हम होता देखते रहेंगे? आगे क्या होगा मैं नहीं जानता,
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारी एजेंसी एक्टिव हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ कड़ा एक्शन होगा, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन इस पूरे ये पूरा हमने जो भयंकर नाटक देखा, डेमोक्रेसी के मुंह पर तमाचा लगते देखा, संविधान को कुचलते हुए देखा, उसकी जड़ तक जाना ही होगा कि आखिर कौन लोग थे, ये साजिश किसकी है, ये जानना ही होगा। नहीं जानेंगे तो एक दिन आपके लोकतंत्र के इसी तरह से जो है चिथड़े चिथड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, जैसे मुर्शिदाबाद में, जैसे मालदा में हुआ। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक बंगाल बेहाल, किसकी चुनावी चाल। क्योंकि अब जो है ममता बनर्जी कह रही है तो बीजेपी ने प्लान किया, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, चुनाव आयोग सब देख रहा है। बीजेपी कह रही है ये जो है सीधा सीधा ममता बनर्जी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जो इसका मुख्य एक व्यक्ति जो इसमें कॉन्स्पिरेटर पकड़ा गया है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है, लेकिन उसकी तस्वीरें टीएमसी नेताओं के साथ, ममता बनर्जी के साथ भी हैं। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है, और इसमें पूरे मामले के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। उन सब के चेहरे से नकाब हटना जरूरी है। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूं, हैरान मत होइए, ये बंगाल में शुरुआत है। इसको अगर यहां नहीं रोका गया तो क्या होगा, उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप सकती है आपकी। आगे बढ़ूं, पहले जरा सुन लीजिए, देख लीजिए क्या हुआ, और उसके बाद उन बयानों को सुनिए किस तरह से अब इसको जो अलग अलग तरह से ट्विस्ट दिया जा रहा है। सुनिए, उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को शुरू करेंगे। পাঁচশো ছজন অফিসারকে ট্রান্সফার করেছে, তার মধ্যে শুধু বাংলায় 483 জনকে ট্রান্সফার করেছে। বুঝতে পারছেন খেলাটা? এর চক্রান্তের খেলা, বুঝে নেব। খেলা হবে দুরন্ত খেলা, দুর্দান্ত খেলা। বিজেপিকে শূন্য করে দিন, বাংলাকে পূর্ণ করে দিন। বাংলাকে টার্গেট করলে আমরা আগামী দিন দিল্লিকে টার্গेट করব। जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा का ये प्लान है सीन क्रिएट करने का, इंसिडेंट करने का। तो वो एक तरफ इलेक्शन कमीशन भाजपा का है, और जो लोग ये प्रोवोक करके ऐसा इंसिडेंट वो कर दिया, वो भी भाजपा का बी टीम सी टीम है। वो लोग बंगाल में इंसिडेंट चाहते हैं, उसके बाद वो लोग सेंट्रल जो पावर है उस पावर को मिसयूज करने के लिए उसको इंसिडेंट चाहिए। टीएमसी का हारने का डर जितना सता रहा है, उतना हिंसक होकर वो लोग सब जगह लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का गाड़ी रोका जाता है, उनके साथ मारपीट किया, गाड़ी तोड़ा जाता है। जहाँ इलेक्शन कमिश्नर को घेरा जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, वहाँ कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। सब अदालत के सामने साफ है। यहाँ भी खड़गपुर में कल हम लोगों को प्रचार में बाधा डाला गया, गाड़ी तोड़ने का, घेरने का प्रयास हुआ। जगह जगह दांतन में हमारे कैंडिडेट्स को मारा पीटा गया, रोका गया। तो टीएमसी जबरदस्ती और गुंडागिरी करके चुनाव जीतना चाहती है। ये पूरा उल्टा पड़ेगा मामला। तृणमूल कांग्रेस ने हमला किया और इस हमला को दूसरा और घुमाने के लिए, दूसरा संगठन का और घुमाने के लिए सीआईडी ने गिरफ्तार किया। कुछ नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए। जो एनआईए इंक्वायरी होने का बाद देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा इस दंगा का पीछे, मोथाबारी का घटना का पीछे पूरा तृणमूल कांग्रेस का हाथ है
और इसका ब्लूप्रिंट कालीघाट से हुआ। तो आपने तमाम बयान आपको सुना और 5 मेहमान आज मेरी डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ तो रोहन गुप्ता जुड़े हैं। रोहन गुप्ता जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सोफिया खान जुड़ी हैं। सोफिया खान जी जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी का पक्ष रखेंगी। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जो है राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ जो है विनीत जिंदल हैं। विनीत जिंदल जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इस मामले की कई कानूनी पेचीदगियों पर भी चर्चा चल रही है, तो उन पर उनसे ज़रूर राय बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। चारों मेहमान दर्शकों की जानकारी में लाना चाहता हूं और मुझे लगता है डिबेट के बीच में भी ये विषय सबको ध्यान रहे, क्योंकि अब तक इसमें जो गिरफ्तारी हुई है वो मुफक्करुल इस्लाम जो AIMIM का नेता है, चुनाव लड़ा था पिछली बार, उसके बाद उसकी फोटो ममता दीदी के साथ देखी गई हैं, कल्याण बनर्जी के साथ देखी गई हैं। लेकिन इसमें एक जो है और भी चेहरा है, और वो चेहरा है समीना यास्मीन। समीना यास्मीन मोथाबारी जो इलाका है जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वो मोथाबारी की विधायक हैं और साथ साथ जो है मंत्री भी रही हैं, और वो टीएमसी से इस बार भी चुनाव लड़ रही हैं। और जब ये इंसिडेंट हुआ, जब न्यायिक अधिकारियों को घेरा गया, तो समीना यास्मीन को भी वहां पर देखा गया था। अब ये जो देखा गया था उसको लेकर बहुत सारे लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इस डिबेट की शुरुआत में ही एक प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं, और वो प्रमाण और किसी का नहीं, समीना यास्मीन का बयान है जो अब से कुछ महीने पहले उन्होंने दिया था। अब ये जो घटना है और ये जो बयान है, दोनों के बीच कौन से तार जुड़ रहे हैं ये आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपने देखा कि न्यायिक अधिकारियों को घेरा गया, उनको जो है किस तरह से उनको जो है उनको थ्रेट किया गया। 5 साल का एक बच्चा था, महिलाएं थी, उनको 7 घंटे तक घेर के रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि SIR को लेकर वहां माहौल बनाया जा रहा है, और SIR को लेकर यही मोहतरमा समीना यास्मीन ने कुछ महीने पहले क्या कहा था, सुनिए जरा। एक भी आदमी का वोट कटा SIR में, तो जो ये कह रही थी कि मैं छिन्न भिन्न कर दूंगी, छिन्न भिन्न कर दूंगी, ये उन्हीं महिला का बयान, मैंने पुराना बयान सुना है कुछ महीने पहले, जो वहां पर मौजूद थी। अब आप ये पूरा का पूरा कनेक्शन, इसके क्या निहितार्थ है आप निकालिए। लेकिन चर्चा शुरू करता हूं। रोहन गुप्ता और सोफिया खान, 1.5 मिनट आपके। सोफिया खान, क्या कुछ रह गया? सांच को आंच नहीं, कुछ बचा तो नहीं है? मुझे लगता है फिर भी आपके पास होंगे बचाव में कुछ तर्क। बोलिए, 1.5 मिनट आपके। बिना इंटरप्शन, मतलब टाइम लीजिए। 1.5 मिनट बिना इंटरप्शन मिलेगा आपको, बिल्कुल निश्चिंत। सुनिए, देखिए 4 महीने से एक चक्रव्यूह शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो 4 महीने में ईडी, मैं 5 स्टेप बताती हूँ। पश्चिम बंगाल को जीतने की 5 रणनीति मैनिफेस्टो पश्चिम बंगाल में भाजपा की है। सबसे पहले तो ईडी के रेड्स करवाने, SIR करके जेन्युइन वोटर्स के नाम कटवाना, उसके बाद हुमायूं कबीर के माध्यम से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का विवाद करवाना, ओवैसी को उनके साथ जोड़ देना। ओवैसी और हुमायूं कबीर, जैसा कि अब तक सब जान चुके हैं कि वो बी टीम के जैसे काम करते हैं। और 5वां, इस तरीके सिनेरियो क्रिएट करवाना कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल में वायलेंस होते हैं, प्री एंड पोस्ट वायलेंस होते हैं। अब आते हैं वायलेंस के ऊपर। ये जो कल मालदा में जो घटना जो घटी, ये बहुत ही अप्रिय, बहुत ही दुखद, बहुत ही मैं क्या कहूँ, कोई भी टीएमसी के कार्यकर्ता उसके साथ उसका समर्थन नहीं करते, उसके साथ नहीं खड़े हैं। जहां तक बात पिक्चर्स की है, इसमें जो सबसे जो अपराधी जिनको पकड़ा भी गया है, मुतहरुल हुसैन जो भी है, वो उनका जो लिंक है वो AIM के नेता है। पहली बात तो वो टीएमसी से कोई कनेक्शन नहीं है। किसी के पिक्चर्स, आजकल AI के जमाने में पिक्चर को ऐड करना, या अगर वो रियल पिक्चर भी है तो शुभेंदु अधिकारी के तो हजारों पिक्चर ममता बनर्जी के साथ हैं, तो पिक्चर से कुछ समझ में नहीं आता है। और जहां तक समीना यास्मीन की बात है, वो वहां की ऑब्वियसली मिनिस्टर हैं और विधायक हैं, तो विधायक का एक भड़कम में जाकर खड़े होना, इसमें भी कोई, मुझे नहीं लगता कोई अचरज वाली या अन्याय वाली बात है। अगर ऐसा होता तो मुतारुल के साथ साथ वो भी अंदर होती, जेल में होती,
डेफिनेटली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, दो चार दिन पहले ओवैसी आए थे, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, बहुत कुछ कहा, वो पोलराइज कर रहे हैं मुस्लिम वोट को, भाजपा पोलराइज कर रही है हिंदू वोट को, और इस बीच में चल रहा है पश्चिम बंगाल। ओके ओके, आपके 1.5 मिनट से ऊपर हुआ, मैंने आपको बिना रोके टोके बोलने दिया। आपने कहा, वैसे तो मैं सोफिया जी आपकी तारीफ करूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी टीएमसी का बचाव किया जा सकता है, लेकिन आप फिर भी साहस के साथ बचाव करती हैं और उसमें जो है कुछ आप चीजें भी जोड़ देती है, उसके लिए आप, मुझे लगता है, बधाई की पात्र हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में, एक बात सुनिए ना, मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको रोका नहीं। सुनिए, टीएमसी के लोग थोड़ा सा इतने अधीर होते हैं, मुझे मालूम है। अधीर, हालांकि एक अधीर कांग्रेस में है, लेकिन असली अधीर जो है टीएमसी के लोग होते हैं। लेकिन इतना अधीर मत होइए, मैंने आपको बिना रोके टोके बोलने दिया। लेकिन ये बता दूं, ये जो बयान था ये समीना यास्मीन का, ये उनका खुद का बयान था, ये कोई एआई जनरेटेड बयान नहीं है। आप चाहिए तो आप अपने टीएमसी से कहिएगा, इसकी जांच करवा लेंगे। बहरहाल, रोहन गुप्ता, अब रुकिए रोहन गुप्ता भाई, ये इस तरह से तस्वीरें आने से कुछ साबित नहीं होता। और दूसरी बात, वो कह रही हैं कि भाई ये जो है सीधा सीधा जो ये है, ये AIMIM का है, और AIMIM आपकी भी टीम है। अशोक जी, पहली बात तो ये जो घटना हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर कोई डिबेट का कोई मतलब भी है। कि पूरे देश के संविधान के नाम पे राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी इस पे चुप्पी साध के बैठ गई। संविधान के नाम पे राजनीति करते और इतनी बड़ी घटना हुई, आपके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। और ये हिम्मत कहां से हुई? जब से SIR की प्रक्रिया हुई, SIR की प्रक्रिया संविधान के तहत है अशोक जी, और हर रोज पूरी प्रक्रिया में हर रोज जो लोगों के भी नाम जो कटे थे, जो सूची जाहिर हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका था कि रोज आके इलेक्शन कमीशन के सामने एक वैध आदमी के जिसका नाम कटा हो, कोई पार्टी लेके नहीं, आप यहाँ पे राजनीति कर रहे। और दूसरा, अभी तो चुनाव घोषित होने की बात है, उसके पहले भी जब ये प्रक्रिया चल रही थी सेंस की, या जो भी जो आवेदन आ रहे थे, हर जगह पे तो टीएमसी के नेताओं ने हमले किए। वो कौन सी नई बात है? उनके एमएलए से लेके सबने विरोध किया। और ये हिम्मत कहां से आई? ये तो हिम्मत की बात है ना। किसको इतना जज्बा कैसे मिला कि जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जहां पे जज बैठे हुए हैं, वहां पे इस प्रकार की जो हरकत करने की हिम्मत कहां से आई? ये सरकार का शासन था, वहीं से हिम्मत आई। और हकीकत में उसका पानी का पानी होगा। ये टीएमसी की चाल है, ये एक मैसेज है चुने अधिकारियों को डराने की, कि देखो अगर हमने बोला नहीं किया तो इस बार हम आपको डराएंगे, हम लोग किसी भी प्रकार से चुनाव जीतेंगे। क्योंकि दिया जब बुझने वाला हो अशोक जी, तब जोर से फड़फड़ाता है। ये फड़फड़ाते टीएमसी, उनको ग्रास रूट पे समझ में आ गया है। मैं भी बंगाल में हूं कि इस बार से बुरी तरह हारता है। येन केन प्रकार डर करो, भय करो, कुछ भी करो, इस बार चुनाव जीतना है। पर इस बार सफल भी पश्चिम बंगाल की जनता ने निर्धार किया है कि इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे, और डर और भय की जो राजनीति है, इस बार उससे मुक्ति प्राप्त। ओके, आपने कहा हिम्मत कहां से आती है, आपने सवाल उठाया, तो जाहिर सी बात है उस पर जरूर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हिम्मत कहां से आती है ये तो हमको मालूम है। हिम्मत कहां से आती है उसके मैं कुछ प्रमाण लेकर आया हूं कि ऐसे लोगों की हिम्मत कहां से आती है कि रात को न्यायिक अधिकारियों को वहां पर घेर लिया जाता है। हिम्मत कहां से आती है? लेकिन उससे पहले आपने संविधान की भी बात की थी। ऋषि शंकर मिश्रा, संविधान की किताब लेकर ढूंढने वाले जो हैं आज कहीं ढूंढने में नहीं आ रहे। संविधान की किताब लेकर घूमते थे, आज जो है संविधान की किताब जो है कहां चली गई? संविधान के रक्षक कहां चले गए? जबकि पश्चिम बंगाल में संविधान को जूते से कुचल दिया गया। वो जब भीड़ खड़ी थी, उन्होंने कहा तुम्हारा होगा संविधान, ऐसी तैसी तुम्हारे संविधान की। तो संविधान वाले राहुल गांधी, संविधान वाली ममता बनर्जी, संविधान वाले बाकी जो लोग कहां चले गए? वो देखिए अशोक जी, मालदा में जो घटना हुई है उसका शायद ही कोई व्यक्ति या कोई पार्टी इसका सपोर्ट कर सकता है। और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते, मैं इस मालदा में जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करता हूँ, और इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, SIR को लेकर मुझे नहीं लगता है किसी पार्टी को ऐतराज होना चाहिए या मतभेद होना चाहिए, क्योंकि SIR का जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटरिंग कर रही है। तो जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है अशोक जी, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को इस पे इफ एंड बट का सवाल उठाना चाहिए। और जिस प्रकार का हिंसा एक तरह से मुझे लगता है क्रिएट किया गया है मालदा में, वो कहीं से उचित नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो, इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि टीएमसी के जो प्रवक्ता सूफिया खान है, वो भी समर्थन करेंगे। यदि टीएमसी का भी कोई नेता इसमें इन्वॉल्व होगा
तो इमीडिएट उसकी गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं क्योंकि सुनिए ना, अब मतलब क्या उनका बचाव करके क्या अब ये कोई दिखाएगा कि बचाव? आपने कहा कि कोई सपोर्ट नहीं करता, इसका कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं कहता हूं विरोध कौन कर रहा है, मुझे बताइए ना, विरोध कौन कर रहा है? संविधान की किताब लेकर, लाल किताब लेकर घूमने वालों को आपने विरोध करते देखा? अगर आपने देखा तो मुझे बताइए, क्योंकि मेरी जानकारी में तो नहीं आया। जो लोग संविधान के रक्षक बने घूमते हैं देश भर में, वो कहां कौन से बिल में छिपे हैं? नहीं, शायद अशोक जी आप अपडेट नहीं है। प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, प्रमोद तिवारी बड़े नेता हैं? लाल किताब लेकर प्रमोद तिवारी घूमते हैं? एक मिनट सर, लाल किताब लेकर प्रमोद तिवारी घूमते हैं? वो प्रमोद तिवारी जो मतलब अपने बैकड्रॉप में जब एक बाइट देते हैं तो अपने बैकड्रॉप में पूरे गांधी खानदान की, सिर्फ उसमें रोहन वाड्रा जो है वो आना रह गया है, बाकी प्रियंका तक पूरे गांधी खानदान की चाटुकारिता की लाइन लगाकर जो है वो टेलीविजन चैनल बड़े नेता है। किताब लेकर तो राहुल गांधी घूमते हैं, बयान देने के लिए जो है प्रमोद तिवारी बड़े नेता हो जाते हैं। अशोक जी, प्रमोद तिवारी ने यदि ऐतराज जताया है तो अरे प्रमोद तिवारी, मैं कहता हूं कौन से बड़े नेता हैं? कल को आप कहेंगे उदित राज ने ऐतराज जता दिया। हालांकि इस देखिए, इस घटना के पीछे यदि ममता बनर्जी के आरोप को देखे तो उन्होंने तो कांग्रेस को भी लपेटा है, बीजेपी को लपेटा है, AIMIM को लपेटिए, जिसको लपेटना है आप बिल्कुल लपेटिए, खुलकर लपेटिए। अशोक जी मेरा ये कहना है कि यदि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है तो वहां के लोकल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और बिना जांच के लोकल पुलिस ने समीना यास्मीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बिल्कुल, यदि उनका इन्वॉल्वमेंट है और पुलिस के पास ऐसे सबूत है, या भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, उनके पास कुछ सबूत है तो वहां के लोकल पुलिस को दे। और NIA जांच कर रही है, NIA तो NIA बोलिए होगा अशोक जी, NIA पे तो हम सबको विश्वास होगा। बिल्कुल, NIA ने तो जांच शुरू करी है। अभी तक तो लोकल पुलिस ने गिरफ्तारी की, अब NIA ने जांच शुरू करी है, और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि NIA ने जांच शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, तो मुझे लगता है कुछ बड़े चेहरे इसमें पकड़े जाने चाहिए। रुकिए एक मिनट, रुकिए, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। इनकी राजनीति कैसे, हाँ रोहन गुप्ता, रुकिए ऋषि जी रुकिए। जैसे इनकी राजनीति कैसे रंग बदलती है उसका एग्जांपल देखिए कि जिस मामले में देश के चीफ जस्टिस को कमेंट करना पड़ा, और जो पार्टी संविधान की दुहाई देते हुए राजनीति करती है उसके राष्ट्रीय जो सबसे बड़े नेता है वो कमेंट नहीं कर सकते इसके ऊपर। मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये डिबेट 2-2 कैसे नहीं होती भाई साहब, आप बीच में मत बोलिए। जो उनके बड़े नेता जो संविधान की दुहाई देते हैं, अगर एक भी शब्द नहीं बोला तो क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप TMC के पीछे खड़े हैं कहीं ना कहीं, और आपकी राजनीतिक मजबूरी इतनी ज्यादा है कि ऐसी घटना में भी अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो आप पे भरोसा कौन करेगा जब दूसरे राज्यों पे आप संविधान की नकल लेके घूमेंगे? आपकी राजनीति तो आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी अगर मन में संविधान के लिए प्यार होता तो आके आप करते कमेंट। और आप तो इस बार चुनाव भी अलग लड़ रहे हैं, फिर आपको क्या मैसेज देना है देश के सामने? और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं SIR का तो कोई विरोध नहीं कर सकता। SIR का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है, बिहार में किया है, पश्चिम बंगाल में किया है, तो आप कौन सी संविधान की रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं? जो चीफ जस्टिस बोल रहे हैं ना आप उसके साथ कर रहे हैं, ना संविधान के साथ कर रहे हैं, ना SIR के साथ कर रहे हैं, ना TMC के खिलाफ एक शब्द बोल सकते हैं, और फिर यहाँ पे आके बड़ी बात करते हैं। सर, संविधान से आपने, रोहन जी कहा संविधान से, एक मिनट रुकिए ऋषि जी, रुकिए एक मिनट रुकिए। आपने कहा संविधान से प्यार, देखिए प्यार व्यार कुछ नहीं, संविधान से प्यार नहीं है। संविधान एक हथियार है, लोगों को बेवकूफ बनाने का हथियार है संविधान, कि संविधान की आड़ में जो मर्जी कर लो, संविधान की लाल किताब हाथ में रखो और उसके बाद धरती जो है खून से लाल कर दो, और क्या देखो संविधान है। संविधान की किताब ले लेकर घूमने वाले नक्सलियों का समर्थन करते हैं जो खून बहाते हैं। तो संविधान तो बहाना है, असली जो है देश जलाना है मकसद। बोलिए ऋषि शंकर मिश्रा, आप क्या कह रहे थे? हिंदू मुस्लिम आप कुछ कह रहे थे, जरा बोलिए जरा। अशोक जी, मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता से नहीं, भाजपा के प्रवक्ता, आप सवाल सुनिए। आप, अरे एंकर मैं हूं, आप भाजपा के प्रवक्ता से सवाल पूछने के लिए मैं पूछूंगा, आप जो बोलेंगे मैं पूछ लूंगा। आप कुछ हिंदू मुस्लिम कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान वहां कहां चला जाता है जब एक संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम करते हैं, कहते हैं कि मियाँ को 5 रुपए मांगे तो एक, अरे सुनिए ना, रोज रुक जाए, रुकिए एक मिनट, ऋषि शंकर मिश्रा रुकिए, ऋषि शंकर मिश्रा रुकिए एक मिनट रुकिए। मैं आज सुबह ही जो है असम से आ रहा हूं, मैंने अभी आज शाम को लैंड किया हूं, गुवाहाटी से लौट रहा हूं। वहां मियाँ जो कहा जाता है वो बांग्लादेशी मुसलमानों को मियाँ कहा जाता है, एक बात।
अपने आप को दुरुस्त कीजिए। एक मिनट रुकिए, बीच में नहीं, 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 बंद कर दिया, बंद कीजिए, बीच में नहीं, ऐसे भागिए नहीं। और मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान बड़ा, आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, मैं बताता हूं ये क्यों हुआ है। ये जहां पर हुआ मालदा का, उसका डेमोग्राफी मालूम है आप लोगों को? आप लोग बड़े इस्लाम ठेकेदार बनते हैं ना सेकुलरिज्म के, आपके सेकुलरिज्म ने इस देश को यह दिया है। क्यों हुआ मालदा में, क्यों हुआ यह घटना? मैं बताता हूं मालदा में क्यों हुआ, ध्यान से सुनिएगा और फिर बोलिएगा हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है। बांग्लादेशी निकालने की बात करो तो आप लोग हिंदू मुस्लिम का कार्ड उठा लेते हो। बांग्लादेशियों को बचाना होता है तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हो आप लोग। आप लोग करो तो बांग्लादेशी भी जो है इस देश का नागरिक हो गया है। तो फिर गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? बंद कीजिए इनकी आवाज, बंद कीजिए, एक मिनट, अब ये भागे हैं, बंद कीजिए। अब ये चाहते हैं मैं डेटा देश के सामने ना रखूं, इसीलिए चिल्लाएंगे। लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा, ये संविधान की किताबें ले लेकर घूमने से नहीं होता, आंख खोलकर देखना पड़ता है देश में हो क्या रहा है। और मैं बताता हूं क्यों हुआ मालदा में घटना। ये मालदा की आबादी जानते हैं, 1951 में मालदा की आबादी 37% मुस्लिम थे। मालदा में 37% मुस्लिम थे और हिंदू वहां 62% थे जिस मालदा में यह घटना घटी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज वहां पर जो है, वहां पर आज 55% मुसलमान और 45% हिंदू हैं। अब जिस जगह, और ये भी सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए, ऋषि शंकर मिश्रा आपको भी कह रहा था, मेरे को भी कह दीजिए हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। ये जो मालदा में घटना हुई है ये मियां भाइयों की वजह से हुई है। और जब मैं मियां भाई कह रहा हूं तो मैं पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे उन घुसपैठियों की बात कर रहा हूं जो मालदा में घुस के बैठे हैं। यह घटना सिर्फ और सिर्फ मियां भाइयों की वजह से हुई है। और उनकी हिम्मत किसने बढ़ाई उसका भी मैं एक एक करके खुलासा करूंगा। किसने हिम्मत बढ़ाई उनकी, उसका भी मेरे पास पूरा डेटा है। लेकिन शर्म आती है मुझे, कहते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं करता। अरे विरोध तो करिए खुल के। जब आप खुलकर विरोध नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप ढक छुप कर सपोर्ट ही कर रहे हैं। बोलिए सोफिया जी, उसके बाद मैं सूर्य मैथिल जी के पास आऊंगा। अशोक जी, ऋषि शंकर मिश्रा लगातार बीच में मत बोलिए, संविधान की किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद लगातार बीच में बोलिएगा। मियां भाई बांग्लादेशी मुसलमान है, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ये हिंदू मुस्लिम लगता है तो आप अपनी सेकुलरिज्म को झाड़ करके अपनी जेब में रख लीजिए। सोफिया खान बोलिए। चलिए, अब से बांग्लादेशी को मियां भाई कहा जाए, कोई बात नहीं, छोड़िए, हटाइए मियां भाई को। अभी हम लोग मुद्दे पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर रातों रात लगभग 483 अफसरों को बदल दिया गया। चीफ सेक्रेटरी, डीजीएम, ऑफिसर्स, यहाँ तक के जो अपॉइंट किया गया है, जो नए अफसरों को लाया गया, उसमें से यूपी बिहार जो डेमोग्राफी तक नहीं समझते पश्चिम बंगाल के, ये हफ्ता भर की बात है। ये सारा जियोपर्डाइज जो है हफ्ते भर के अंदर हुआ है सारी चीजें। और उसमें अभी अगर हम मुल्ताबारी की बात करें मालदा की, तो वहां पर जयंत कांत जो पुलिस ऑब्जर्वर जिनको अपॉइंट किया गया है, वहीं पर भाजपा की नेत्री के वो हस्बैंड हैं, वो पतिदेव हैं। तो अब ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का चक्रव्यूह जो है पश्चिम बंगाल में रचा जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि मोतारुल इस्लाम आईएसएफ के लीडर हैं, वो ही पकड़े गए हैं, और तो किसी का नाम आ नहीं रहा है टीएमसी का कोई भी नेता का। अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली एनआईए में चीजें हैं, अभी हमें समय लगेगा वो सारी चीजों को अरेस्ट करने के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल बहुत ही बड़े सोफिया जी एक सवाल लीजिए, एक सवाल लीजिए, एक सवाल लीजिए, सोफिया जी एक सवाल लीजिए, सोफिया जी एक सवाल लीजिए। और ये सवाल मेरी ओर से नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो बेंच थी उसने जो कहा मैं उससे जुड़ा। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा हमें पता है उपद्रवी कौन है। यह अदालत कह रही है हमें पता है उपद्रवी कौन है। इनका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। अब मैं देश से सवाल पूछना चाहता हूं, एक मिनट रुकिए। देश तय करे कि पश्चिम बंगाल में कौन चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है। एसआईआर से किसको डर लगता है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट कटने से किसको डर लगता है? और किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो बंगाल में, उससे किसको डर लगता है? ये देश बताए सुप्रीम कोर्ट को। मैं चीफ जस्टिस की जो बेंच ने कहा, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूं। 10 सवाल हमसे पूछिए, एक सवाल तो वहां कीजिए, एक सवाल तो कीजिए। बोलिए ना, क्या आप बोलिए सवाल कीजिए, आपका सवाल भी लेता हूं, बोलिए। सवाल कीजिए ना, एक सवाल कीजिए, कटघरे पे रखिए ना भाजपा और चुनाव आयोग को। अगर हम 9 पूरे हैं तो एक तो गलत होंगे, वो पूछ लीजिए ना, क्या वाकई में जेन्युइन वोटर्स के नाम कटे हैं
या नहीं कटे, ये कौन तय करेगा? आप बताइए, कौन तय करेगा? बहुत अच्छी जिनके बात नाम है। कटे हैं लाखों की संख्या में, एक दो नहीं, हजारों में नहीं, लाखों और सैकड़ों की संख्या में, क्या वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे? क्या ऐसी परिस्थिति पैदा की गई है? क्या जानबूझ के किया गया है? क्या जानबूझ के किया गया है कि ऐसा हो? लाखों की संख्या में लोगों के वोट जो है, लाखों की संख्या में लोगों के वोट कट रहे हैं, क्यों नहीं निकलेंगे? देखिए अब मुझे, अब इसके ज्यादा, इससे आगे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोफिया जी ने टीएमसी की जो मंशा है वो साफ कर दी। लाखों की संख्या में लोगों के, अच्छा वोटिंग कब है? वोटिंग कब है पश्चिम बंगाल में? वोटिंग कब है सोफिया जी? वोटिंग कब है पश्चिम बंगाल में? एक मिनट सोफिया जी, वोटिंग कब है? 23 और 29 और 4 सोफिया जी, वोटिंग कब है? सीधा सवाल बताता हूं मैं, कुछ बताइए। 4 तारीख को बुलाइएगा। विजय जो है वोटिंग कब है भाई? क्या कह रहे हैं? वोटिंग कब है पश्चिम बंगाल में? 23 को है और 29 को है। आज कौन सी तारीख हुई? आज हो गया 3। अब रुकिए, अब आपने जो 20 कहा ना, अब दिन रुकिए, बस बचे हो गया। हैं, अब रोहन जी से सवाल पूछूंगा मैं, जो आपने सवाल उठाया ना, वो सवाल मैं रोहन जी से पूछूंगा। एक मिनट रुकिए भाई, बंद कीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा, बंद कीजिए, चिल्ला चिल्ली में डिबेट नहीं होगी। ये मालदा नहीं है, ये मेरा टीवी शो, मेरा मालदा नहीं है कि यहां पर हम आएंगे, भीड़ लेकर आएंगे, चढ़ाई कर देंगे। ये मालदा नहीं है मेरा शो। मैं रोहन जी से सवाल पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। जो आपने कहा लोगों का ट्रांसफर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और यहां से अधिकारी आए, रोहन जी बताएंगे। लेकिन एक बात ये मैं कहना चाहता हूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहली बात उसको समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये जो कहा जा रहा है ना, लाखों लोगों के वोट, लाखों लोगों के वोट, तो भैया बिहार में भी 60 लाख लोगों के वोट का छाती पीट रहा था यही विपक्ष। 60 लाख वोट, और 60 जेन्युइन वोटर नहीं निकला उसमें से, 60 जेन्युइन वोटर नहीं निकला। 60 लाख का रोना रो रहे थे। और अभी बंगाल में पूरी प्रक्रिया चल रही है, अभी रिव्यू हो रहा है, और जो आदमी वहां पर दंगा करते हुए पकड़ा गया है उसका वोटर आईडी कार्ड था, और जो महिला वहां पर दंगा करने में शामिल थी, जिस पर आरोप है, वो तो खुद विधायक है, तो उसका तो वोट नहीं कटा होगा ना। रोहन जी जवाब दीजिए भाई, सवाल यह, इतने लोगों का ट्रांसफर हो गया तो चुनाव आयोग, अब इनको तर्क में यही है कि चुनाव आयोग ने सब कुछ संभाल रखा है, तो उसमें ममता बनर्जी की जिम्मेदारी कैसे है, टीएमसी की जिम्मेदारी कैसे है? जो लोग संविधान का इतना अपमान करेंगे उनसे आपके क्या अपेक्षा रखेंगे? इसी मुद्दे पे क्लियर कट इलेक्शन कमीशन हुआ, ये तो नॉर्मल है, और असम में भी तबादले हुए। ये लोग कलकत्ता हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने क्या क्या, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस, इसका आपको क्यों विरोध कर रहे हैं? अब कोर्ट ने बोल दिया, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको संविधान का रिस्पेक्ट तो करना ही नहीं है। और आप बात कर रहे हैं एसआईआर की, आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग वैध वोटर हैं उन सबके नाम आ गए, उनके लिए मुद्दा नहीं है, और जो फर्जी लोग थे जिनके नाम कट गए, इनके पास एविडेंस है, वो लोग मुद्दा करते रहे। जो कोई भी आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो भी देश का नागरिक नहीं है उसका नाम इलेक्शन के वोटिंग लिस्ट में नहीं हो सकता है। क्यों हमारे देश के संसाधन हम लोग घुसपैठियों को दें? आपकी सरकार की मजबूरी है, क्योंकि यही 60 लाख वोट है जिसके सहारे आप चुनाव जीत रहे थे, और आपको मालूम चल गया कि अब ये जाते ही आप हार जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए अशोक जी, चैलेंज के साथ इतनी बड़ी प्रक्रिया हुई, 52 लाख वोट निकले, क्या 5 वोट वैध ले जाके नहीं दिखा सकते? क्या कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती? क्या टीएमसी नहीं कर सकती? इतना बड़ा संविधान है, इतनी बड़ी संस्था है, इतना ज्यादा मीडिया है, अगर जेन्युइनिटी बात होती तो तुरंत सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होता। इन पार्टियों ने, अशोक जी चैलेंज के साथ कहता हूं, इलेक्शन कमीशन ने रोज बुलेटिन दिया है, एक पार्टी ने जाके एक उसके सामने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यहाँ पे आके ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन में लिस्टेड है, संविधान में लिस्टेड है कि अगर आपको एसआईआर के सामने कोई भी आवेदन रखना है, हर रोज शाम को आप जाइए और इलेक्शन कमीशन में आवेदन करिए। लेकिन रोहन जी सवाल ये है ना कि भाई अधिकारियों के तो तबादले हो गए, अधिकारियों के तो तबादले हो गए, इलेक्शन कमीशन सब कुछ देख रहा है, तो फिर जो है टीएमसी के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप लोग? देखिए मुद्दा वही है ना, टीएमसी के ऊपर आरोप की बात है, जो मानसिकता उन्होंने तैयार की है। आरोप तो वो लगा रहे हैं कि तबादले हो गए, उसका मैंने जवाब दे दिया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उनको खरी खरी सुना दी कि भैया ये संविधान के तहत है, इसमें इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। और आरोप ये लगा रहे हैं एसआईआर की, ये लोग बात कर रहे हैं। अशोक जी, संविधान के तहत जो प्रक्रिया हो रही है, और ये पहले तो उनके नेता भी हमले कर रहे थे चुनाव के पहले, उसमें उनकी सरकार थी, उनके नेता हमले कर रहे थे अधिकारियों पे, कौन सी नई चीज है? यही तो मानसिकता उन्होंने तैयार की है, और वही मानसिकता का जो कारण वो मालदा में बना है।
अभी तो जब तपास होगी, जब चेक होगा, तब मालूम चलेगा। इनके नेता डायरेक्टली आपको पाए हुए मिलेंगे। इस प्रकार की मानसिकता घृणास्पद है, इनको शर्म आनी चाहिए। और संविधान की नकल हाथ में लेने से पहले चुल्लू पर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। मत टच करिए ये पवित्र संविधान। ओके, देखिए ऐसा है कि तपास तो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार छोड़ा तो फिर कह रहा हूं, ये लोग आज इन्होंने संविधान को जूते से रगड़ा है, कल को ये जो है कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग ये जो दंगाई थे, और फिर से कह रहा हूं, इन दंगाइयों में मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है भारत के बहुत सारे लोग होंगे। इसमें मुझे तो लगता है, मुझे डाउट है कौन लोग हैं, ये भी जांच होनी चाहिए। क्या ये बांग्लादेशी हैं जो वोट बनवाने के लिए लड़े जा रहे हैं, और जिनको टीएमसी अब तक प्रश्रय देती रही। आऊंगा इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल बेहाल, किसकी चुनावी चाल, आखिर कौन है जिसको इस तरह की हिंसा करके, बीएलओ दफ्तरों को घेर करके, जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको डरा धमका कर जिसको फायदा मिल रहा है बंगाल में, कौन है वो लोग? क्योंकि जो है उन्हीं को इसका, जिनका फायदा होगा ना, वही लोग इस हिंसा के पीछे होंगे। और अभी आरोप लग रहे हैं हिंसा इसने करी उसने की, पूरी तरह से इसको जो है ये दिखाया जा रहा है एएमएम का आदमी था, लेकिन जो है टीएमसी के लोग तो थे नहीं। ये कहा जा रहा है कि भाई वहां तो तबादले हो गए थे, फलाना ढिमकाना, कई कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, उन सब पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूं। देखिए, वो क्रोनोलॉजी आपको समझना जरूरी है। ये देखिए दिसंबर में क्या हुआ था। दिसंबर के अंदर ममता बनर्जी ने मालदा मुर्शिदाबाद में एसआईआर के खिलाफ एंटी एसआईआर रैली की थी। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। ये हिंसा अचानक नहीं हुई है, इसकी प्लानिंग या इसके लिए किस तरह से जमीन तैयार की जा रही थी उसको समझिए। बाकायदा दिसंबर के महीने में ममता बनर्जी मालदा, मुर्शिदाबाद और कूच बिहार में एसआईआर के खिलाफ रैली करती हैं। एसआईआर के खिलाफ रैली करती हैं और उसके बाद उनका ये बयान आता है जिसमें वो कहती हैं, आपके पास रसोई के औजार हैं। एसआईआर की बात हो रही है तो रसोई के औजार उसमें क्या करेंगे, और रसोई में कौन से औजार होते हैं आपको मालूम है। तो ममता बनर्जी कहती हैं, आपके पास रसोई के औजार है, ठीक है, तो माताओं बहनों, अगर आपके नाम को कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आपके पास हथियार तो है ना, खाना बनाते समय इस्तेमाल होने वाले औजार, वो आपकी ताकत है। और उससे पहले, ये क्रोनोलॉजी में उससे पहले क्या हो रहा था, उसके पहले पश्चिम बंगाल में जो नेता हैं मेयर हकीम ने क्या कहा, उन्होंने कहा बीजेपी और चुनाव आयोग की टांगे तोड़ देंगे, बीजेपी और चुनाव आयोग की टांगे तोड़ देंगे। ये ममता बनर्जी के एक दुलारे हैं हकीम, मेयर हकीम, उनका बयान है। और उसके बाद महुआ मोइत्रा का मेरे पास ये ट्वीट है। महुआ मोइत्रा बांग्लादेश में जो चुनाव आयुक्तों को जिस तरह से हिंसक भीड़ ने घेरा था उसका ट्वीट करती है महुआ मोइत्रा। ये भी टीएमसी की सांसद हैं और कहती हैं कि थिंग्स टू कम, यानी महुआ मोइत्रा ने तो पहले ही बता दिया था ये होने वाला है। ये महुआ मोइत्रा ने पहले बता दिया था ये होने वाला है भाई, उसके बावजूद लोगों की आंखें बंद रही। ये दुर्भाग्य की बात है। ये तो पहले महुआ मोइत्रा ने बता दिया था ये होगा, जो बांग्लादेश में हुआ वो हम मालदा में करेंगे, ये तो उन्होंने पहले बता दिया था। फिर उसके बाद एक और नेता इनके आते हैं, वो क्या कहते हैं, विल ड्रैग हिम आउट ऑफ द ग्रेव, मतलब कब्र से खींच के निकालेंगे। टीएमसी एमएलए का बयान है ये जो है ना मोइनुल इस्लाम, ये कहते हैं कि मैं कब्र से खींच के निकालूंगा ये जो चुनाव आयुक्त हैं और ये जो चुनाव वाले हैं सब। और उसके बाद कल्याण बनर्जी, एक और प्रिय नेताजी ममता बनर्जी की ओर से जो है हर मामले में जो है कोर्ट में खड़े होते हैं, इन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार सीईओ नहीं होते तो उनकी उंगलियां काट देता, ये कल्याण बनर्जी का। उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव हो जाएंगे? ये लोग तो साफ तौर पर खुलेआम कहते रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, औजार निकालो, हथियार निकालो,
उंगलियां काट देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ऐसे बयान देते रहे। वो उन्होंने करके दिखाया, ये उन्होंने करके दिखाया। सूर्य मैथिल, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। वही वो लोग तो कह के कर रहे हैं, घोषणा करके कर रहे हैं। धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और अशोक जी, जो आप बयान अभी दिखा रहे हैं ये तो चुनाव आयोग के प्रति दिखाए जा रहे हैं ना, क्योंकि चुनाव जो है वो संवैधानिक एक प्रक्रिया है, लेकिन उससे पहले के जो कंडक्ट है, जो एक मोड ऑफ ऑपरेंडी होता है, उस मोड ऑफ ऑपरेंडी को अगर आप 2011 जब से सत्ता में टीएमसी आई है उसके बाद से अगर आप साल दर साल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो काला नाग था, ये विषाक्त नाग था, ये धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। आप देखिए इतना फन फैला गया ये है जी। किस काले नाग की बात कर रहे हैं? टीएमसी की बात कर रहा हूं सर मैं। ये टीएमसी की बात कर रहा है जो इस देश के संविधान को निगलने की बात करती है। आप मुझे बताइए ना, इस देश की राष्ट्रपति जब पहुंचती है बंगाल की पुण्य भूमि पर तो वहां पर उनके प्रोटोकॉल के संग किस प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है। मैं तो आज ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि आप बहुत लेट जागे। आपको तब जागना चाहिए था जब सीबीआई अधिकारी कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने पहुंचे और वहां उनको अरेस्ट किया गया, तब आपको जागना चाहिए था। तो आपको तब जागना चाहिए था जब मानव अधिकार आयोग की टीम वहां पहुंची, उसको सर खिला दिए गए, तब आपको जागना चाहिए था। आपको तब भी जागना चाहिए था जब इनके नेता टीएमसी के वो संदेश खाली में महिलाओं का बलात्कार टीएमसी ऑफिस में करते थे और उनको पकड़ने के लिए जब वहां पर टीम पहुंची तब उनको पकड़ा गया, उनके संग बदतमीजी हुई, तब आपको जागना चाहिए था। ईडी के संग जब बदतमीजी हुई तब आपको जागना चाहिए था। आज आप जाग रहे हैं, बहुत लेट जागे हैं साहब। ये कैंसर फैला हुआ है पूरे का पूरे बंगाल के अंदर। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। अभी आपने एक एमएलए का नाम लिया जो मंत्री है, उसका नाम है समीना यास्मीन, ठीक है जी। और कितनी खूबसूरती से देखिए, बंगाल की पुलिस जो कि टीएमसी के कोडर की तरह काम करती है, वो आज से काम नहीं कर रही। अशोक श्रीवास्तव जी, मैं भी बंगाल चुनाव में कूच बिहार में काम कर चुका हूं। मैंने वहां पर देखा है किस प्रकार से बंगाल की पुलिस विपक्षी नेताओं को पकड़ती थी, मारती है, पीटती है, धमकाती है, उनके घरों के अंदर आग लगवाती है। विपक्ष पुलिस उनकी रही नहीं, अब तो चुनाव आयोग देख रहा है। नहीं सर, नहीं हाँ। नहीं, आर्टिकल 324 में यह भी तो अधिकार है ना कि प्रशासनिक व्यवस्था राज्य सरकार के पास भी तो होती है, वो भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वो भी तो ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि केवल चुनाव आयोग कर सकता है। कानून व्यवस्था तो आज भी बंगाल की पुलिस जो है सरकार के पास है। एक चीज, असली नाम जो है ना, एक तो समीना यास्मीन है और एक और बताता हूं, मालदा का तृणमूल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष और वो विधायक भी है मालतीपुर से, उसका नाम है अब्दुल रहीम बॉक्सी। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे से ये सब करते रहे। यही लोग हैं जिन्होंने 7 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स को बंधक बना लिया। भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला धब्बा इन लोगों ने ये जो लगाया है। और बंगाल की पुलिस लीपापोती कर रही है। किस खूबसूरती से ये लोग इस मामले को घुमाकर एआईएमआईएम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं ये असलियत है इनकी। मैं इसी का देखिए एक लीगल पक्ष है जो टीएमसी भी बार बार कह रही है। आ रहा हूं समीना सोफिया जी, एक इसका यही पक्ष है। एक पक्ष ये कि भाई इसके पहले भी आपने देखा था, जब पिछली बार भी चुनाव में हिंसा हुई थी तो ममता बनर्जी ने कहा भाई चुनाव आयोग वहां पर था, चुनाव आयोग के पास जिम्मेदारी थी, हमारे हाथ में थोड़ी कुछ होता है। अब भी टीएमसी यही कह रही है। विनीत जिंदल जी, ये समझना देश के लिए जरूरी है। भाई चुनाव आयोग ने ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है, ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद ट्रांसफर कर दिए थे, तो अधिकारियों की नियुक्तियां तो चुनाव आयोग कर रहा है, ठीक है, इस वक्त जितने भी हैं। दूसरी बात, उनके हाथ में क्या है? सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं है। तो सरकार के हाथ में कुछ नहीं, अब तो चुनाव आयोग को सरकार चलानी है वहां पर बंगाल में। तो फिर इसका घटना का दोष तो चुनाव आयोग के जिम्मे आना चाहिए, क्योंकि साबित सुपरवाइजरी तो वही कर रही है। देखिए अशोक जी, ये चीज समझने की जरूरत होगी। आर्टिकल 24 के अंदर बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास ऐसी पावर्स हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर चुनाव आयोग जो है वो अपना डिसीजन ले सकता है। और 1990 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने इसको बड़ा स्पेसिफाई किया। और इसी कारण से जब बंगाल के में पीआईएल फाइल हुई और पीआईएल को जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने डिक्लाइन किया, वो इसी बेसिस पे किया कि ये पहले डिसाइड हो चुका है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर अगर चुनाव जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए तो बिल्कुल चुनाव आयोग जो है वो उसके ऊपर पूरा अपना अधिकार रखता है और किसी भी ऑफिसर की ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकता है। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन एक बहुत जो ग्रास रूट लेवल की समझने वाली चीज है, क्या सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं? और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप कहिए
कि एक लीगल लैक्यूना या जो ग्रासरूट लेवल पे जो बदलने की चीजें जिसको हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं सामने आती हैं इस चीज से कि क्या सिर्फ हायर ऑफिशियल्स की ट्रांसफर पोस्टिंग से इन चीजों को आप सही कर सकते हैं। जो व्यक्ति पिछले 20 साल से 30 साल से पावर में हो, क्या सिर्फ हायर ऑफिशियल्स की पोस्टिंग से क्या आप उनके इन्फ्लुएंस को ग्रासरूट लेवल पे क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे मुझे लगता है खड़ा होता है और कहीं ना कहीं वो लैक्यूना जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में दिखता है। जिस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर्स को मतलब मैं बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि रात को 2 बजे तक वो उठ के इस न्यूज को वॉच कर रहे थे। आप समझिए कितनी ग्रेविटी है इस चीज की। तो बिल्कुल बहुत बड़ा धब्बा है और मुझे लगता है कि चाहे आप चुनाव आयोग की बात करें, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे आप बंगाल गवर्नमेंट की बात करें, अगर बंगाल गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये चुनाव आयोग के हाथ की बात थी और उनके टाइम पे ऐसा हो गया, तो मुझे लगता है उनके लिए शर्मनाक चीज है कि अगर आपकी सरकार जो इस समय पे वहां पे है, और ऐसा नहीं है कि सब चीजें चुनाव आयोग के पास होती है, जो गवर्नमेंट वहां पे होल्ड कर रही है, अभी मुख्यमंत्री हैं, चीजों को चलाने की लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपसे संवैधानिक लॉ एंड ऑर्डर किसका माना क्या? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, ऐसी सिचुएशन में जब चुनाव हो रहा तो लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में होता है, मुख्यमंत्री के हाथ में होता है, गृह मंत्री के हाथ में होता है कि लॉ एंड ऑर्डर देखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी? नहीं, बिल्कुल राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बिल्कुल राज्य की है। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग जो होती है, कंपनीज बाहर से आप लोगों को ला सकते हैं, चुनाव आयोग की जो पावर है वो सिर्फ इतनी ही है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है, जो लोग हैं, उन लोगों को कैसे चलाना है ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये बिल्कुल रहती है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। जिस तरह न्यायालय की 1990 की जजमेंट है और यहाँ देखने को बिल्कुल साफ है, जिस तरीके से चीजें हुई है उससे बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग का जो इन्फ्लुएंस जहाँ पे करने की कोशिश की वो बिल्कुल कहीं ना कहीं राज्य सरकार के इन्फ्लुएंस के सामने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत। सोफिया जी सवाल यही है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार का विषय है, और गृह मंत्री कौन है पश्चिम बंगाल की? ममता बनर्जी है। तो किससे हम जवाब मांगेंगे? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं सूर्य जी को जवाब देना चाहूंगी। ये बड़ा चिल्ला रहे थे, पानी भी पी लेना चाहिए इनको, कि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और आर्चीकर का बड़ा उदाहरण दे रहे थे। 2 दिन पहले नालंदा में जो घटा है बिहार में, किस तरीके से बात कीजिए। देखिए सुविधा ये नालंदा बिहार का है जहाँ पर भाजपा का शासन है, देख रहे हैं ना? दिख रहा नहीं? देख रहे हैं तो देख लीजिए, वायरल वीडियो है। उसके बारे में आपने ऐड नहीं किया। मैं आर्चीकर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं संदेश खाली को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपने सुविधा के अनुसार ये घटना को मिस कर दिया, मणिपुर की घटना को मिस कर दिया। एनीवेज, मैं कभी भी एक महिला होने के नाते हर राज्य का जहाँ टीएमसी और बीजेपी हो, महिला के साथ अपराध। ओके, आपने जवाब दे दिया, विषय पर आए। दूसरी चीज आपने अशोक जी ने जो पूछा, यहाँ पर आचार संहिता देख तो सबसे पहले लग चुका है। यहाँ पर सारा कुछ कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से, मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ, चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ है। सुनिए, एक मिनट सोफिया जी, एक मिनट सोफिया जी, एक मिनट सोफिया जी, एक मिनट सुनिए सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी प्लीज सुनिए, सोफिया जी सुनिए मेरी बात। पहली बात, मुझे लगता है हम लोग जब क्या होता है ना, टेलीविजन चैनल देखते हैं, लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ जानकारी होती है, कुछ नहीं होती, कुछ क्या है, हम लोगों को कंफ्यूज ना करें, ठीक है? मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, जो संविधान है, संविधान के तहत और जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है चुनाव घोषित होने के, हाँ या ना? और गृह मंत्री कौन है इस वक्त, बता दीजिए। जब आपके पावर्स छीन लिए जाए, पावर्स क्या छीन लिए गए? किसने पावर छीन लिए गए? किसने पावर छीन लिए? आपके गले को किसने पावर छीन लिए? आर्टिकल 324 के अंदर किसने पावर छीन लिए? आयोग के साथ राज्य सरकार को भी पूरी अथॉरिटी है। किसने पावर छीन लिए? एक मिनट रुकिए, विनीत जिंदल, एक मिनट रुकिए। मैं आपको पिछले हफ्ते की एक खबर दिखा सकता हूं। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने इस बात पर चिंता जताई थी कि राज्य की पुलिस ने, राज्य की सरकार ने 20,000 लोग, पुलिसकर्मी, टीएमसी नेताओं की, उनकी हिफाजत के लिए लगा रखे हैं। 20,000 ये चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग वहां पर सुपरवाइज कर सकता है। चुनाव आयोग ये नहीं कर सकता कि मैं गृह मंत्री हूं, ममता बनर्जी गृह मंत्री हैं, और ममता बनर्जी को पता भी नहीं चला। अगर उनको पता भी नहीं चला तो गृह मंत्री किस बात की है, वो वहां की मुख्यमंत्री किस बात की है? विनीत जिंदल जवाब देंगे, विनीत जिंदल जवाब देंगे। क्या समझेंगे?
ये सारी विनीत जिंदल हिंसा जवाब जो है, देंगे। भाजपा चिल्ला चिल्ली नहीं होगी, विनीत जिंदल जवाब देंगे। बंद कीजिए। पॉलिटिकल लोगों का बड़ा सिंपल सा है कि वो अपनी पार्टीज को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, और उसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल जब आप इस आपके इतने बड़े चैनल पे बैठ के, इतने बड़े एक इवेंट पे बैठ के आप अगर इस तरीके की चीजें बोलते हैं तो बहुत गलत है। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। सिर्फ राज्य जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके ट्रांसफर को और लुक आफ्टर करने की पावर होती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पावर उसी सरकार की होती है जो सरकार जब तक चुनाव कंडक्ट नहीं होता वहां रहती। बिल्कुल। तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। और पूरी जिम्मेदारी अगर आप सिर्फ ये कह के जी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उनके हाथ में चला गया और आप लोगों को एक मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत गलत है। इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। और जिम्मेदारी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो देश के कानून की, देश के संविधान की, और ऐसे 6-7 जुडिशियल ऑफिसर जिनको अब बंदी बनाया गया उनकी बात है। और देखिए लोगों का कॉन्फिडेंस आप बनाइए ना। एसआईआर की प्रक्रिया की अगर आप बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनिशिएशन किया, जुडिशियल ऑफिसर को वहां लगाया। देखिए मुझे लगता है इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्रक्रिया चल रही है उस पर लोगों को निगाह डाल देनी चाहिए। और फिर से कह रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये अगर जो टीएमसी तर्क दे रही है कि भाई हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता किसके हाथ बंधे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर लॉ एंड ऑर्डर किसका विषय है? राज्य सरकार का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है। उसने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग लॉ एंड ऑर्डर हैंडल नहीं कर पा रहा, चुनाव आयोग को बदली कर दो, ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गए या पश्चिम बंगाल का। लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है? वो मुख्यमंत्री देख रही हैं, गृह मंत्री भी वही हैं। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए, बार बार रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। 1 मिनट विनीत जिंदल। अशोक जी बात सिंपल है, हम लोग आप करीब 50 मिनट से डिबेट कर रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं कि इस मुद्दे पे कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इसके खिलाफ क्यों जा सकता हो। पर जो मानसिकता, क्योंकि मैं बंगाल में काफी दिनों से हूं, जो मानसिकता इन्होंने तैयार की है कि आप कुछ भी करेंगे आप बच जाएंगे, ये मानसिकता से ये लोग बाहर नहीं आ रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान होता हो, जहां पे खुलेआम अधिकारियों को धमकी दी जाए, जहां खुलेआम अधिकारियों पे हमले किए जाए, वहां पे अराजकता का माहौल नहीं तो और क्या है। और यही तो आज मैं बता रहा हूं, इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रॉन्ग टीएमसी के खिलाफ है अशोक जी ग्राउंड पे कि आप सोच नहीं सकते। लोगों में भय का माहौल है कि अगर हमने हमारे दिल की बात कर दी तो ये लोग हमको नहीं छोड़ेंगे, इतना डर है। लोग कहते हैं कि प्लीज बचाइए इस बार। ये मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं। इस प्रकार का माहौल इन्होंने करके रखा है कि जहां पे कोई बिजनेस 6000 कंपनियां चली गई, क्यों? यही तुष्टीकरण के चलते। आप किसी को बोल नहीं सकते हो अगर कोई आदमी काम नहीं करेगा। ये हाल कर दिया है पश्चिम बंगाल का इन्होंने। रोहन जी आप तो अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बचा पाते हैं बंगाल में, उनको उठा के जो है पेड़ पे टांग देते हैं, लटका देते हैं, तो आप लोगों को कैसे रक्षा करेंगे? सवाल तो ये भी उठता है ना। बिल्कुल। और इसीलिए जो ने भी कहा कि ये सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता नहीं, हर एक पश्चिम बंगाल के नागरिक की रक्षा करने का जो जिम्मा ले रखा है बीजेपी ने, इस बार हम पूरा करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी खतरे की बात है अशोक जी। आज घुसपैठी जहां पे 300 किलोमीटर में बीएसएफ ये कहे कि हमको जगह नहीं मिल रही, कभी आपने सोचा है कि किसी राज्य में ये हो सकता है आजाद भारत में? और बेफाम फिर भी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री कहती है कि नहीं हमको तो इसको नहीं देना है। कैसे आप स्वीकार बोलिए ऋषिशंकर मिश्रा, बोलिए। ये कभी सोचा है आपने? देखिए मैं एक मिनट जो घटनाएं पूरे देश में नहीं हुई अशोक जी, आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। ऋषिशंकर मिश्रा बोलिए। दो बातें कहनी है। जहां तक राष्ट्रपति का अपमान की बात है तो बिहार में भी अभी नालंदा आई थी मां महिम राष्ट्रपति महोदया, मुख्यमंत्री रिसीव करने नहीं गए थे। नंबर 1। नंबर 2, जिस राज्य में प्रोटोकॉल के संग खिलवाड़ हुआ था क्या? उनके प्रोटोकॉल के संग खिलवाड़ हुआ था क्या? वहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं थी क्या? कहां से इस बेवकूफ आदमी को बुला लेते हैं आप? 483 अधिकारियों को 15 दिन में आप ट्रांसफर कर देंगे और उस राज्य के गृह मंत्री से आप लॉ एंड ऑर्डर ऋषिशंकर मिश्रा एक मिनट ऋषिशंकर मिश्रा, आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया था इसलिए हो गया था, इसलिए घटना हुई, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा रुकिए ऋषिशंकर मिश्रा, एक मिनट रुकिए। अब रुकिए ऋषिशंकर मिश्रा, मुझे अभी आपने शुरुआत करी थी ये कहकर कि इसका कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अब जिस तरह से आप बेशर्मी से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे शर्म आ रही है। और आप कर सकते हैं
क्योंकि जो लोग संविधान की आड़ में इस देश में खून खराबा करते हैं, आप उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या 415 अधिकारियों का तबादला हुआ उसके बाद हुआ था? एक मिनट रुकिए, ऋषि शंकर मिश्रा बंद कीजिए, अब बंद कीजिए ऋषि शंकर मिश्रा की बात। देखिए क्या है, कितनी आसानी से झूठ बोलते हैं ये लोग कि 415 अधिकारियों को ट्रांसफर कर गए इसलिए। लेकिन आवाज बंद कीजिए इनकी। मालदा का जब डेमोग्राफी बदल रही थी तब इनको शर्म नहीं आई, तब इनको नहीं लगा कि ये खतरा है। जब मालदा में घुसपैठिए घुस रहे थे तब ऋषि शंकर मिश्रा को शर्म नहीं आई कि भैया घुसपैठिए घुस रहे हैं, इस देश के लिए खतरा होगा। 415 अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया तो ऋषि शंकर मिश्रा को लगा कि हमने घुसपैठियों को यह अधिकार दे दिया कि वो आए और वो बीएलओ का दफ्तर घेर ले। ये जो यहां पर हमले हुए थे, ये तो बीएलओ पर हमला हुआ था, ये अधिकारियों के ट्रांसफर से पहले हुआ था। मुर्शिदाबाद में बीडीओ पर हमला हुआ था, ये हमला भी उसके पहले हुआ था। ये जो टीएमसी के अधिकारियों ने, टीएमसी के कर्मचारियों ने जो एसआईआर करने वाली टीम पर हमला किया था, यह भी 415 अधिकारियों के ट्रांसफर से पहले हुआ था। ये जो बीएलओ के पत्नी के साथ मारपीट हुई थी, यह भी 415 अधिकारियों के तबादले से पहले हुआ था। ऋषि शंकर मिश्रा, मुझे आज शर्म आ रही है, और वैसे मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस तरह से संविधान लेकर इस देश में रोज झूठ फैलाते हो, मुझे शर्म। कांग्रेस का तो चरित्र ये बन गया ऋषि शंकर मिश्रा, आप लोगों का चरित्र बन गया ये इस तरह का। आज आप लोगों के मुंह से, राहुल गांधी के मुंह से, राहुल गांधी के सपोर्टर ऋषि शंकर मिश्रा के मुंह से आज एक शब्द नहीं निकला कि यह घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शब्द नहीं निकला। राहुल गांधी और ऋषि शंकर मिश्रा जो लोग हैं, ये ऐसे लोग इस तरह की हिंसा को भी अलग अलग तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे। और यही लोग चुनाव में लाल किताब लेकर घूमते हैं। बोलिए मैथिली, सूर्य कुमार मैथिली। देखिए, अभी जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रपति जी की सुरक्षा के संग खिलवाड़ बंगाल की पुण्य भूमि पे हुआ, तो ये छूट के बिहार का मुद्दा ले आए। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे। मैंने ये नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री वहां क्यों नहीं पहुंची, मैंने ये कहा था कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था, वहां पर क्षेत्रीय पुलिस, वहां एसपी नहीं था, वहां की जो डीआईजी रेंज थे वो नहीं थी। हमारे देश के सर्वोच्च पद का जो अधिकारी वहां खड़ा है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी कोताही थी, मैं हैरान हूं देख के। और आपने जो एक वीडियो दिखाया था ना, टीएमसी, आपको हैरान नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं उस वीडियो में नहीं जाता, महिलाओं का सुनिए, मैं किसी वीडियो में, आज मेरा वो विषय नहीं था, वो विषय होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा हर राज्य की जिम्मेदारी है, मैं यहाँ पर वो नहीं कर रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो लोग संविधान लेकर घूमते हैं ना, कम से कम संविधान की किताब पढ़ भी लिया करें और अपने समर्थकों को भी पढ़वा दिया करें। कम से कम इतना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ मालदा में हुआ वो देश के संविधान के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। और अब भी अगर संविधान की किताब लेकर घूमने वाले कुछ आवाज नहीं उठाएंगे तो समझ लीजिए कि उनकी जो वफादारी है वो संविधान के प्रति नहीं है। किसके प्रति है? सत्ता के प्रति है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में